हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काजल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं हम्बर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और पर्सनल सपोर्ट वर्कर मेरा कोर्स है। और मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में आपको जो सब्जेक्ट थे पर्सनल सपोर्ट वर्कर के लिए, मैंने उन सब्जेक्ट का आपको कुछ आइडिया दिया था कि अगर आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर में इनरोल होते हो तो आपको जो है ये सब्जेक्ट आपको स्टडी करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट आगे जो है पढ़ने को मिलेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका होगा असिस्टिंग विद कॉमन हेल्थ कंडीशंस होगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, आपको जो है जितने भी डिसीज़ हो गए हैं ना उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि फ़र्स्ट आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैंसर के बारे में बताया जाएगा कि अगर किसी एक पेशेंट को कैंसर है तो ऐसा क्या रीज़न रहा है जो उसको कैंसर हुआ है। कैंसर की आपको सारी स्टेजेस बताई जाएंगी। ठीक है, कैंसर के साइन और सिम्टम क्या होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। कैंसर से आप कैसे क्योर कर सकते हो वो चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, और कैंसर अगर किसी पेशेंट को है तो उसके लिए जैसे मान लो हमें पता ही है कि 3 चीज़ें होती हैं। या तो कैंसर वाले पेशेंट को हम मेडिसिन दे के ठीक कर सकते हैं, है ना, अगर उसकी स्टार्टिंग की स्टेज है, या फिर उसकी सर्जरी होगी या कीमोथेरेपी, या फिर हम मान लो रेडिएशंस वगैरह दे के उसको ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ हो गया, है ना, डायबिटीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर कि आप डायबिटीज़ को कैसे क्योर कर सकते हो, क्या सेफ्टी ले सकते हो अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है ना, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके पेशेंट को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो रहेगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट सेफ्टी। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको अपने क्लाइंट को होम सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करनी है। आपने उसके लिए कैसा इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें वो सेफ़ महसूस करे, उसको उस इन्वायरमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि गिरने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो, है ना, वो कंफर्टेबल रहे अपने रूम में। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जो सेकंड है पॉइंट इस सब्जेक्ट के लिए, ये वो है कि आपको फूड कैसे प्रिपेयर करना है अपने पेशेंट के लिए। जी हाँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं सिर्फ यही रहेगी कि आप सुबह शिफ्ट पे आए, आपने अपने पेशेंट का ब्रीफ चेंज किया, उसको कपड़े चेंज किए और आप उसको खाने के लिए डाइनिंग रूम में ले आए। इन केस अगर आप होम केयर किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो तो हाँ जी, उसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप अपने पेशेंट के लिए क्या मील बना सकते हो जिससे उसके हेल्थी जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपके पेशेंट को मिले। और इस सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाएगा कि आप अगर किसी पेशेंट के लिए मील का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो आपको कैसे अपने आसपास सफाई रखनी है। जो आपने मील बनाया है उसको आप कैसे सेफली बना सकते हो, है ना, प्रॉपर हाइजीन के साथ कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो मील, और उसको हेल्दी कैसे बना सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आएगा आपको मेडिकेशन की कुछ असिस्टेंस, जो हम मेडिकेशन देते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वैसे तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर को परमिशन नहीं है मेडिसिन्स वगैरह देने के लिए, बट फिर भी ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, यानी कि आप अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म केयर या कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, है ना, उसका जो है वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है कि एज अ पर्सनल सपोर्ट वर्कर आपको क्या क्या ड्यूटीज़ जो हैं वो अपनी परफॉर्म करनी है। तो कुछ कुछ जैसे कि हमारे प्रोफेसर्स ने हमें बताया था, कुछ कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर पर्सनल सपोर्ट वर्कर को मेडिसन, अगर नर्स ने बोला है ना देने के लिए, तो आपको अपने पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो हाँ जी, इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि होम सेफ्टी आपने कैसे प्रोवाइड करनी है, फूड को आपने कैसे हैंडल करना है ना, जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल हो गया और कुक मटेरियल हो गया आपका जो फूड, उसको आपने सेपरेटली रखना है, उसको मिक्स नहीं करना। मील प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है इसमें आपको वो बताया जाएगा। मेडिकेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ मेडिकेशन अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं तो वो आपको कैसे प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट है उसमें आपको बताया जाएगा मेंटल हेल्थ एंड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स के बारे में। बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि डेमेंशिया की टाइप्स क्या होती हैं। डेमेंशिया मीन्स जब एज बढ़ती है ना, तो एज के अकॉर्डिंग हमारे जो मेंटल हेल्थ होती है ना उस पर इम्पेक्ट डलता है। जैसे हम कह देते हैं थोड़ा सा अपनी सिंपल लैंग्वेज में कि थोड़ा
पागलपन, इंग्लिश में उसको डेमेंशिया बोलते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले पर्सन से जिससे मैं बात कर रही हूँ ये कौन है, ये मेरा हस्बैंड है, मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, कौन है ना। तो डेमेंशिया के बारे में जो है इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। मेंटल की हेल्थ कंडीशंस क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, और मान लो अगर आप को कोई टेंशन नहीं है, कोई एनजाइटी नहीं है, तो उस इंसान की मेंटल हेल्थ क्या होगी, है ना। अगर आपको एनजाइटी है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, तो उस टाइप के पर्सन का जो है कैसा आगे फ्यूचर होगा, या जब उसकी एज होगी तो क्या क्या चांसेस हैं। डिमेंशिया के भी टाइप होते हैं ना, कि कौन से टाइप का डिमेंशिया जो है इस पर्सन को सबसे पहले जल्दी होगा। डिमेंशिया वगैरह के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। ये तो था कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इसमें आपको सिखाया जाएगा कि अगर किसी पर्सन को डिमेंशिया है तो उसके साथ आपको कैसे बात करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको अगर केयर प्रोवाइड करनी है तो वो पूरी टेक्निक आपको आनी चाहिए बात करने की, उसको मनाने की, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की। वो सब टेक्निक आपको जो है इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक आ जाता है पैलिएटिव केयर सब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपको बताया जाएगा कि अगर कोई पर्सन एंड केयर पे है ना, मीन्स मरने वाला है अगर वो, तो उसको केयर आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक। थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। उसमें उसके क्योर होने के चांसेस नहीं होते, बट अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक सूदिंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं, है ना। उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। हमें पता है कि वो इंसान ठीक नहीं होगा, फिर भी हमें उसको कंफर्ट पूरा मतलब अच्छे से रखना है उसको, है ना। उसके खाने पीने का ख्याल रखना है और उसकी मेडिसिन्स का ख्याल रखना है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, और जो एंड केयर पे पेशेंट है उसके साथ कैसे आपको डील करना है, और जो उसकी फैमिलीज़ हैं उसके साथ आप कैसे डील कर सकते हो। और इसके अंदर आपको ये चीज़ भी बताई जाती है कि जो पर्सन अपने लास्ट टाइम पे होता है, ठीक है, तो कुछ क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर पेशेंट खुद से बोल रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को एंड करना है, ठीक है, तो आप एक पूरी चेकलिस्ट निकालोगे। उसके अंदर आप पूरा चेक करोगे कि पेशेंट की ये चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं उसकी लाइफ को एंड करने के लिए, ठीक है। और अगर पेशेंट का कंसेंट है कि येस दे वांट टू एंड देयर लाइफ, तो डॉक्टर्स वगैरह जो हैं उस पेशेंट की लाइफ को एंड कर सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम ऐसी कंडीशन में होता है कि वो ठीक भी नहीं हो पा रहा होता है ना। उसको बहुत ज़्यादा पेन जो है उसको फ़ील हो रहा होता है उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएँ। और जो ये आपका पैलिएटिव केयर वाला एक सब्जेक्ट हो गया ना, उसका हम्बर कॉलेज में फ़ाइनल एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास देखा जाए अगर ये 4 सब्जेक्ट हैं थ्योरी वाले, एक का एग्ज़ाम नहीं होगा, ग्रुप असाइनमेंट्स होगी, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है, बट फाइनल नहीं होगा। बाकी जो 3 आपके सब्जेक्ट रह जाएंगे उनका आपको फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 आपके पास आएंगे इसके अंदर फील्ड एक्सपीरियंस, जो आपको जब आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा तो एक आपकी लगेगी उसमें ट्रेनिंग, ठीक है। तो वो फील्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाओगे, ठीक है, और आपका फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको अपनी प्लेसमेंट के लिए कुछ मेडिकल और नॉन मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। मेडिकल में लगा लीजिए आपको वैक्सीनेशन जो है रिक्वायर है, जो वैक्सीनेशन, अगर आप हम्बर कॉलेज के स्टूडेंट हो तो वो वैक्सीन आपको लगवानी पड़ेंगी आपकी प्लेसमेंट शुरू होने से पहले, जो कि सेकंड सेमेस्टर में शुरू होगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये वेट नहीं करना कि अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी तो मेरा फर्स्ट डे है, अभी मेरा सेकंड डे है ना, या अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, अभी मेरा सेकंड जो सेमेस्टर है अभी बहुत दूर है। ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग में ही जैसे आप एंटर हो जाओगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको अपनी वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो अपॉइंटमेंट आपने सबसे पहले आपका होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन की आपको अगर ज़रूरत होगी वो आपको दी जाएंगी। जैसे मुझे वैक्सीन लगी थी हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज़ और सेकेंड डोज़, ठीक है। थर्ड डोज़ भी लगेगी, अभी मुझे थर्ड डोज़ लगनी है, ठीक है। तो वर्सेला लगा था मुझे, ओके। और फ्लू शॉट भी लगते हैं
इसके अलावा आपको जो है MMR लगता है, मम्स मेज़ल रूबेला कुछ ऐसे करके इसको शायद बोलते हैं, ठीक है, TB टेस्ट होता है। और ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही डेडलाइन मिल जाएगी कि जैसे मेरा सेमेस्टर जो था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मेरा जनवरी में स्टार्ट हो गया था, तो मुझे एंड डेट मिल गई थी कि 11 अप्रैल से पहले पहले आपको अपनी क्लियरेंस करवानी है। वो क्लियरेंस आपकी तभी हो पाएगी जब आपको सारी वैक्सीन्स लग जाएंगी, जो नॉन मेडिकल कंडीशंस होगी, जैसे कि आपको अपना पुलिस चेक जो है, पुलिस क्लियरेंस इसके लिए चाहिए होगी, ठीक है, आपको अपना CPR फर्स्ट एड चाहिए होगा इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक टाइम लिमिट दे देगा हम्बर कॉलेज, उस टाइम लिमिट से पहले आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं अपनी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। अगर इन केस आप रह जाते हो और अगर आप ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो हम्बर कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट कॉलेज है, अगर क्लियरेंस की डेट 11 अप्रैल है तो वो 12 नहीं करेगा। बेशक आपकी इसमें गलती भी नहीं है। गलती अब मैं बताऊं तो मैं ये बात आपको क्यों बोल रही हूँ, गलती मीन्स कि कुछ वैक्सीन ऐसे होती हैं जो आप लगवाते हो तो 1 मंथ का टाइम पीरियड चाहिए होता है बीच में सेकंड डोज लगने के लिए, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, बाहर से भी लगवा सकते हो आप ये वैक्सीन, ठीक है। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं ना, वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि आपकी क्लियरेंस अभी अबाउट टू नियर है ना, कि हम इस बच्चे को प्रेफरेंस दें, नो, वो आपको बस अपना पल्ला ये बात बोल के झाड़ देंगे कि हमारे पास डॉक्टर की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है और डॉक्टर जो है अभी भाई साहब नहीं करवा सकते, तो अपना आप देख लो। उस चक्कर में आप रह जाओगे। मेरी क्लास में 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नहीं बना और उनकी डली डेफर, ठीक है, डेफर उनकी डली, तो वो चले गए ऑटोमेटिकली सितंबर में, जो उनकी कोप शुरू होनी थी मई में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपना अपना टाइम टू टाइम भाई करवा के रखना सभी लोग, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम्बर कॉलेज नहीं समझता इस चीज़ में, ठीक है। अभी मेरी ट्रेनिंग जब लगी थी, मेरी लगी थी किपलिंग एक्रेस, ठीक है, और अपना लोकेशन जो आप चूज़ करते हो उसमें पेड देख के चूज़ करना जो आपकी क्लिनिकल की लगेगी। पहले एक क्लिनिकल होती है और एक कम्युनिटी की प्लेसमेंट होती है, 2 प्लेसमेंट लगती हैं, ठीक है। एक ज़्यादा टाइम पीरियड की होती है, जो दूसरी होती है वो कम टाइम पीरियड की होती है, बेसिकली क्योंकि 2 फील्ड कोर्स होते हैं ना आपके पास सेकेंड सेमेस्टर में, तो जो पेड लोकेशन होएगी वही सिलेक्ट करना। अगर प्राइवेट आ जाती है और पेड का आपको पता लग जाएगा इंटरनेट से सर्च वगैरह करके, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो पेड लोकेशन है उसकी आपको एक मैं लिस्ट दे दूँगी कि ये जो लोकेशंस हैं ये पेड हैं, ठीक है। पैसे भी मिलते हैं अगर आप ट्रेनिंग जाते हो। मेरा किपलिंग एक्रेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, तो मुझे मेरी कोप का पे नहीं मिला कुछ भी, ठीक है, बट मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लोकेशन जो थी वो पेड मिली थी, ठीक है। तो हाँ जी, तो फिर ये जो है फ़र्स्ट के लिए आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ $2000 तो अलग से लेंगे ही लेंगे लास्ट में, और जो आपका बीच का टाइम पीरियड बर्बाद होगा वो अलग से होगा, ठीक है। तो बी केयरफुल, ये पहले आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। तो हम्बर का ये हिसाब किताब है, जब आपकी फ़र्स्ट प्लेसमेंट पूरी हो गई है ना, उसके बाद ही आपके आ जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम, और जो सेकंड प्लेसमेंट है जो कम्युनिटी में लगनी है वो फिर लगती है फाइनल एग्ज़ाम के बाद। लेकिन जैसे मेरी बहुत सारी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो शेरिडन कॉलेज में पढ़ती हैं ना, तो उनमें ऐसा नहीं है, उसमें पहले उनकी फील्ड एक्सपीरियंस जो फर्स्ट है उनका वो कंप्लीट होगा, फिर उनकी सेकंड लोकेशन लगेगी, यानी क्लिनिकल और कम्युनिटी की दोनों इकट्ठे लग जाती हैं उनकी प्लेसमेंट, ठीक है। फिर उनके फाइनल एग्ज़ाम होंगे। और जो अभी मेरी सेकंड लोकेशन है, ऐसा नहीं है कि आपको जो एक लोकेशन में अगर आप फिट हो गए हैं ना तो आपकी वही लोकेशन रहेगी, नहीं, आपको जो एक लोकेशन मिली है उसका एक टाइम पीरियड होगा कि 2-3 महीने तक आपको जो है यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी लोकेशन जो सेकंड फील्ड एक्सपीरियंस है उसके लिए आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपने फिर उसकी भी अलग से, मतलब यही रहता है कि अगर टीबी टेस्ट की दोबारा रिक्वायरमेंट है तो टीबी टेस्ट अगेन करवाओ। अगर जैसे मान लो अब मेरी सेकंड शुरू होगी 18 अगस्त को, ठीक है, मेरी लोकेशन आई है डाउनटाउन टोरंटो, बहुत दूर ब्रैम्पटन से, तो उसके लिए मुझे हेपेटाइटिस बी की 3rd डोज़, 2 मेरे लग चुकी थी फर्स्ट कोप के टाइम पे, तो अब मुझे 3rd डोज़ लगेगी 15 अगस्त को, ठीक है, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही जो मैंने आपको बताया।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।